क्रिपिकॉन। सितंबर 2019। मैं फेसबुक के कमेंट सेक्शन में एक लड़की से मिला। वो बहुत सुंदर थी और बहुत कूल लग रही थी। कुछ हफ्ते बात करने के बाद मैंने व्हाइट प्लेन से पिट्सबर्ग तक गाड़ी चलाकर जाने का फैसला किया ताकि हम एक वीकेंड साथ में बिता सकें। मुझे याद है कि एक दोस्त ने मुझसे पूछा था, क्या तुमने उससे फ़ोन पर ज़्यादा बात की है? मैंने उसे बताया कि हमने थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन ज़्यादातर टेक्स्ट और फेसबुक मैसेंजर पर बात की है। उसने सलाह दी कि हमें लंबी बातचीत करनी चाहिए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में भी बात करनी चाहिए, नहीं तो मुझे एक बुरा सरप्राइज मिल सकता है। खैर, मुझे लगता है कि वो सही था और अब मैं आपको सारी डिटेल्स बताकर बोर नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मैं और वो लड़की उतने कंफर्टेबल नहीं थे जितनी मैंने उम्मीद की थी। और फिर जबकि मैंने शुरू में पूरे वीकेंड रुकने का प्लान बनाया था ताकि मैं और वो खाना खा सकें, साथ फिल्म देख सकें, मैंने प्लान चेंज किया और शनिवार शाम को न्यूयॉर्क वापस चला गया। मैंने सोचा कि अगर शाम 7 बजे के आसपास निकलता हूँ तो अगली सुबह 1 बजे के आसपास घर पहुँच जाऊँगा, और जब मैं घर पहुँचूँगा तब तक मैं बहुत थक चुका हूँगा। मन पक्का करके मैंने वही किया। जल्दी से कुछ खाने के बाद 7:30 बजे तक 22 नंबर हाईवे पर था। फिर अपनी रियर व्यू में डूबते हुए सूरज को देखते हुए 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मैंने रोज क्रेन के पीए का साइन देखा। शायद 30 से 40 मिनट में अंधेरा हो चुका था। मुझे याद है कि मैंने अपनी बाईं ओर हाईवे से थोड़ी दूर एक सेनको गैस स्टेशन देखा था जो पूरी तरह से जगमगा रहा था। फिर 1 या 2 मील आगे जाने के बाद मेरी गाड़ी के मीटर में कम गैस की चेतावनी जल गई। ये मेरी बदकिस्मती की बात है कि ये कभी भी गैस स्टेशन के आसपास पहुंचने पर नहीं जलती, बल्कि हमेशा तब जलती है जब मेरी रियर व्यू में बस एक छोटा सा बिंदु होता है। लेकिन मैं उन डिवाइडेड हाईवे में से एक पर गाड़ी चला रहा था, जिसमें हाईवे में 2 हिस्सों के बीच एक पूरा छोटा सा पार्क होता है, और इसका मतलब था कि मीलों तक कोई यू टर्न नहीं था। फिर मैंने अपने फ़ोन से पूछा, हे सीरी, अगला गैस स्टेशन कहाँ है? और फिर मेरा फ़ोन एक दूसरे गैस स्टेशन के बारे में बताने लगा जो मुझे US 15 पर मुड़ने पर मिलेगा। मुझे लगभग 20 से 30 मिनट और गाड़ी चलानी पड़ती, और मैं गैस खत्म होने की वजह से किसी बेवकूफ़ की तरफ फंसना नहीं चाहता था। मुझे याद है कि मैंने अपने आगे हाईवे पर देखा और मेरे पीछे या आगे कोई दूसरी कार नहीं दिखी। मैंने सही रास्ता देखने के लिए फ़ोन में देखा, और मैं भगवान की कसम खाता हूँ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखा होगा। फिर जब मैंने अपनी आंखें वापस सड़क पर की तो वो वहाँ खड़ी थी, ठीक मेरे सामने। मैंने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे मेरा गर्दन में झटका लग गया, लेकिन मैंने अपनी कार पर कंट्रोल बनाए रखा। वो लड़की अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। वो लड़की सिर्फ 5 फीट की दूरी पर थी। मेरा मन उस पर चिल्लाने का कर रहा था, क्या तुम पागल हो? फिर मन में सवाल उठा कि वो हाईवे के बीच में क्यों चल रही थी। वो बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बालों में खून था जो चोट जैसा लग रहा था। मैंने ये तब तक नहीं देखा जब तक कि वो मेरी पैसेंजर सीट पर नहीं चढ़ी। उसने जूते भी नहीं पहने थे। जैसे ही मेरी कार रुकी, वो लंगड़ाते हुए मेरी पैसेंजर साइड आई और फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मैं आदत से उसे लॉक रखता हूँ, इसलिए उसकी पहली कोशिश से सिर्फ एक अजीब सी आवाज़ आई, लेकिन उसके तुरंत बाद एक डरावनी चीख सुनाई दी, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। मुझे अभी भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। मेरा पहला रिएक्शन अपने चारों तरफ देखना था, कहीं ऐसा ना हो कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई हो वो आसपास ही हो। मैंने तुरंत अपनी कार का दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि जाहिर है कई लोग ऐसे ही लड़की का सहारा लेकर गाड़ी वालों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन जब मैंने आसपास किसी को नहीं देखा और जब उस लड़की ने मुझे फिर से बहुत यकीन दिलाने वाली आवाज़ में कहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, तो मुझे लगा कि खून को इतने करीब से देखकर और उसकी चीख में असली डर सुनकर मेरा डर थोड़ा कम हो गया। फिर उसे देखकर मैंने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और वो लगभग पिछली सीट पर कूद गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। और जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, वो कहती है, मिस्टर
हमें तेज़ी से चलना होगा, वरना वो हमें पकड़ लेंगे। और इसलिए मैंने एक्सीलेटर दबाया और पूछा कि वो कौन थे। उसने कहा कि उसे नहीं पता। और तभी मैंने उसकी बाईं कलाई पर हथकड़ी देखी। एक हथकड़ी अभी भी उसकी कलाई में बंद थी, लेकिन दूसरी अजीब तरह से लटक रही थी। मुझे इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बस एक्सीलेटर दबाया और जब तक हम सेफ जगह पर नहीं पहुँचे तब तक कुछ मील मैंने गाड़ी तेज़ी से चलाई। मैंने कई बार पीछे का शीशा देखा और जब मुझे कोई लाइट नहीं दिखी तो मैंने स्पीड 70 से कम करके 35 कर दी। लेकिन जैसे ही हमने स्पीड कम की, लड़की चिल्लाने लगी और वो कहती रही, आप स्पीड कम क्यों कर रहे हो? और इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता वो बोली, और तेज चलो, तुम क्या कर रहे हो? वो मेरा पीछा करेंगे। मैं अंदर से थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा कि आसपास कोई नहीं है और अगर दूसरी तरफ से कोई पुलिस वाला आ जाता तो हमें इतनी तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़ लेता तो हम कहीं नहीं जा पाते। लेकिन फिर वो बोली, तुम समझते क्यों नहीं हो? हमें पुलिस चाहिए। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो वो तुम्हें भी मार देंगे। ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे भी यही लगने लगा कि अगर वो रास्ते में कहीं मिल गए तो इस लड़की के चक्कर में मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन लड़की की पुलिस वाली बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि जब मैंने हथकड़ी देखी तो मेरे मन में एक ख्याल आया था, हे भगवान, कहीं मैं गलती से किसी भगोड़ी को पनाह तो नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अब तो ये पक्का है कि वो पुलिस से तो नहीं भाग रही थी। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, स्पीड को 60 से ऊपर ले गया ताकि हम बिना किसी स्पीड लिमिट तोड़े आगे बढ़ सकें। और फिर मैं हर दूसरी सेकंड में अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि कोई हेडलाइट्स ना दिखाई दे। तभी मुझे अपने गैस टैंक और उसके खाली होने की याद आई। जब मैंने उसे बताया कि हमें अगले शहर में गैस के लिए रुकना होगा तो वो लड़की खुश नहीं थी। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस ड्राइवर को वो अपना बचाने वाला समझ रही थी उसके पास फ्यूल गैस रेट पर था। और वो घबराने लगी, बार बार गालियां देने लगी। वो तब तक शांत नहीं हुई जब तक मैंने फिर से एक्सीलेटर नहीं दबा दिया। मैंने फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाई और उससे कहा कि पुलिस को फ़ोन करे, उन्हें उन गैस स्टेशन पर मिलने के लिए कहे जहां हम पहुंचने वाले हैं। लड़की ने डैशबोर्ड से मेरा फ़ोन उठाया और 911 पर कॉल किया। फिर अगले एक मिनट तक मैं उसकी बातें सुनता रहा। जो उसके साथ हुआ वो पुलिस को बता रही थी। उसने ज़्यादा कुछ तो डिटेल में नहीं बताया, लेकिन पुलिस को ये बताने के बाद कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसने बताया कि उसे किडनैप किया गया था, जंगल में कहीं ले जाया गया था, फिर एक मेटल के पाइप से हथकड़ी से बांध दिया गया था जिसे उसने तोड़कर खुद को आज़ाद किया था। उसने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। और लड़की ने अपना पता बताकर कहा कि हम आगे पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं। ये कहकर फ़ोन कट कर दी। मुझे पता चला कि कुछ दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया था और जिसने भी उसे बंदी बनाया था उसने उसके साथ कुछ घिनौनी और बुरी हरकतें की थी। और जब वो अपने साथ हुई कुछ बातों को बता रही थी तो मैंने देखा कि मेरी स्पीड अपने आप 75 तक पहुंच रही थी। उन कमीनों ने उसके साथ जो किया था उसे सुनकर मेरी रूह कांप रही थी। मैंने मेरे मन में सोचा कि वो शायद शैतान जैसे दिखते होंगे। मुझे क्या पता था कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था मैं उनसे उतनी जल्दी मिलूंगा। हम हाईवे पर तेजी से गाड़ी चलाते रहे और फिर शायद 5 मिनट और छोटे से शहर पेंसिल्वेनिया से गुजरते हुए और स्पीड लिमिट का पालन करते हुए हम उस गैस स्टेशन पर पहुंचे जहां हमें पुलिस से मिलना था। लेकिन पुलिस कहीं भी नहीं दिख रही थी और जब उसे एहसास हुआ तो लड़की फिर से घबरा गई। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि वे यहाँ होंगे, वो कहाँ हैं? मैंने उसे ये समझाकर शांत करने की कोशिश की कि वो शायद रास्ते में होंगे, लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ मिनटों तक लड़की मेरी पैसेंजर सीट पर बैठी रही, इधर उधर से गुजरती गाड़ियों को देखती रही और ये सोचकर बहुत घबरा रही थी कि वे कौन हो सकते हैं। फिर जब तक कार गैस स्टेशन में आई तो वो कहती है, भाड़ में जाए सब, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो मेरी कार से कूद गई और गैस स्टेशन के पीछे सड़क पर भाग गई, उस तरफ जहां घने पेड़ दिख रहे थे। मैं उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस नंगे पैर भागती रही। उसके एक हाथ की कलाई से वो आधी हथकड़ी अभी भी लटक रही थी। फिर वो चली गई। मेरे चिल्लाने की आवाज़ एक आदमी ने सुना जो गैस भरवाने आया था।
और एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद ये वही आदमी था जिससे वो लड़की भाग रही थी। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि सब कुछ कंट्रोल में है और पुलिस रास्ते में है, तो उसने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी गाड़ी में वापस चला गया, क्योंकि लड़की को पक्का यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए मैंने अपनी कार पंप के पास नहीं बल्कि पूरे गैस स्टेशन की तरफ पार्क की थी। लेकिन लड़की ने भागकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं वहीं रुकूं या वहाँ जो करने गया था वो करूं, मैं अपनी टंकी भरवा लूं। मैं अपनी कार में वापस बैठा और पंप की तरफ गाड़ी चलाई। वो उस आदमी के सामने था जिससे मैंने पुलिस को बुलाने के बारे में बात की थी। अब इस समय मैं बस सब कुछ सोच रहा था, लेकिन हमने लड़की के बारे में थोड़ी बहुत बात की। मैंने बताया कि मैंने उसे हाईवे में कैसे उठाया था। वो बहुत डरी हुई थी। उसने भी माना कि ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बुरा हुआ है। फिर उस आदमी ने अपनी गैस के पैसे देने और गाड़ी चलाने से पहले मुझे पुलिस के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन जैसे ही वो निकला, एक और कार स्टेशन में आई। वो एक सेडान थी, काफ़ी अच्छी थी। वो मेरे ठीक पीछे पंप के पास आकर रुकी। फिर 3 आदमी बाहर निकले। सभी एकदम आम दिखने वाले लोग थे, शायद 40 या 50 साल के होंगे। फिर गैस भरवाने या स्नैक्स खरीदने के लिए दुकान पर जाने के बजाय वही आसपास ऐसे देखने लगे जैसे शायद कुछ ढूंढ रहे हों। मैं एक नज़र अपने गैस पंप पर और दूसरी नज़र उन लोगों पर रखा था जो अभी अभी आए थे। फिर अचानक तीनों में से सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, अरे तुमने यहाँ किसी छोटी औरत को घूमते हुए देखा है क्या? मुझे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता और मुझे पता था कि यह आदमी मेरा झूठ पकड़ लेगा। तो जब उस बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसे देखा है, तो मैंने हाँ कहा। लेकिन फिर उसे पूरी सच्चाई बताने के बजाय मैंने उसे उसका एक दूसरा वर्जन बताया। मैंने कहा कि मैंने हाईवे के बीच एक अजीब दिखने वाली औरत को देखा था जिसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि वो मेरी कार छीनने की कोशिश करने वाली थी, इसलिए मैंने अपना दरवाज़ा लॉक रखा और उसके चारों ओर से गाड़ी घुमाकर तेज़ी से निकल गया। मुझे पता था कि उसकी आंखों में सीधे नहीं देखना है, इसलिए मैंने उसके और उसके दोस्तों के आसपास देखा और फिर मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, क्या वो किसी पागल खाने से भागी है क्या? और वे तीनों बस थोड़ा हंसे और मुझे लगा कि मैंने अपनी एक्टिंग से उन्हें यकीन दिला दिया है। लेकिन फिर वो बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा रहा। उसके 2 दोस्त मेरे दोनों तरफ खड़े हो गए। एक मेरी कार को देख रहा था और दूसरा उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा में वो लड़की असल में भागी थी। फिर उस बूढ़े आदमी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या तुमने 911 पर कॉल किया? और फिर सच्चाई का एक वर्जन बताया। मैंने उसे बताया कि मैंने किया था। मैंने उस गैस स्टेशन पर पुलिस से मिलने का बात का जिक्र नहीं किया। मैंने बस कहा कि मैंने उन्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे चिंता थी कि कोई पागल औरत हाईवे पर कुचल जाएगी और मेरे जैसा कोई बेचारा आदमी इसकी वजह से जेल चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अक्सर जीतने वाली परफॉर्मेंस थी, लेकिन मैंने वहाँ कुछ सच्ची भावनाओं का इस्तेमाल किया। फिर भी मुझे लगा कि मैं कितना भी यकीन दिलाने की कोशिश करूँ, उस आदमी के दोनों दोस्त बिल्कुल भी नहीं माने। उनमें से एक अब मेरी कार की खिड़कियों के अंदर देख रहा था। वो उस लड़की का कोई निशान ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि वो मेरी पूरी ज़िंदगी के सबसे डरावने और सबसे घबराहट भरे पल थे। मैं प्रे कर रहा था कि उस लड़की के भागते समय पैसेंजर सीट पर कुछ भी ना छोड़ा हो, जैसे कोई स्क्रैच या खून के धब्बे। मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि मैंने अपना फ़ोन डेस्क पर छोड़ दिया था और वो आदमी उस पर उस लड़की का खून का धब्बा या कुछ और देख सकता था। इससे आप मेरी घबराहट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब मुझे फ़ोन का वजन अपनी जेब में महसूस हुआ, उस समय मैंने थोड़ा आक्रामक होने का फैसला किया। मेरा मतलब ये नहीं कि मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की। ये लगभग ऐसा था जैसे कोई भी आम इंसान जानना चाहेगा कि उसकी कार की जांच क्यों की जा रही है। मैंने यही पूछा। मैं अपनी कार में देख रहे आदमी की तरफ मुड़ा और थोड़ा रूखा और अक्कड़ होकर कहा, अरे क्या ढूंढ रहे हो दोस्त? उसने मेरी तरफ देखा, सिर्फ मुस्कुराते हुए कार से पीछे हटने लगा। फिर उस बड़े आदमी ने कुछ ऐसा कहा, मेरे दोस्त की बात का बुरा मत मानना, वो बस एक जिज्ञासु आत्मा है। और फिर उन्होंने बहाने बनाए और वो चले गए। जब मैं अपनी गैस के पैसे देने गया तो वे तीनों आदमी अभी भी गैस स्टेशन के आसपास घूम रहे थे। वो पहले की तुलना में कम जल्दबाजी में थे, लेकिन वे अभी भी उस लड़की को ही ढूंढ रहे थे। मैंने अपनी गैस के पैसे देने के बाद उस स्टोर में ऊपर नीचे चक्कर लगाए। ऐसा दिखा रहा था जैसे मैं बस एक स्नैकर हूँ। और फिर कुछ मिनट बाद वे तीनों आदमी सेडान में वापस बैठे और चले गए। फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी खरीदी, कुछ प्रोटीन बार खाए
जबकि मैंने क्लर्क को पूरी कहानी बताई। और फिर जब 20 मिनट बाद पुलिस वाले आए तो उनसे मिलने के लिए बाहर चला गया। जितना मुझे पता था मैंने सारी कहानी बताई, जिसमें उन तीनों आदमियों के आने वाली बात भी शामिल थी। इस बात पर जोर दिया कि ये सब कितना परेशान करने वाला था, जैसे उन्होंने लड़की के शरीर में कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा हो। शुरू में मुझे थोड़ा ये साइंस फिक्शन जैसा लगा, लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा उतना ही ये मुमकिन लगने लगा। मुझे पता है कि मैं हाईवे में एक सुनसान हिस्से पर था और उस समय रात के लगभग 11 बज रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन लोगों को ठीक ठीक पता था कि कहाँ रुकना है, वो किस कार में थी और वो किस दिशा में भागी थी, ये सब देखकर मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। जिस पुलिस वाले से मैंने बात की उसने भी माना कि अगर ये किसी तरह की किडनैपिंग का मामला था तो लड़की को किसी तरह का ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया होगा, शायद उन हथकड़ियों में होगा जो उसने पहनी हुई थी। जाने से पहले एक पुलिस वाले ने मुझे कॉल करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भले ही ये एक तनावपूर्ण और शायद डरावनी स्थिति थी, लेकिन पुलिस को कॉल करना सही बात था। मैंने जो किया वो सही था और इसका मतलब था कि मैं लड़की को न्याय दिलाने के लिए एकदम करीब था। लड़की का पीछा करने वाले लड़कों ने गैस स्टेशन के कैमरे में अपने चेहरे और लाइसेंस प्लेट दिखाकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं ही उन्हें वहां ले गया था। मुझे खुद पर गर्व होना चाहिए। पुलिस वालों का ऐसा कहना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे मुझे इस पूरी बात के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन ये शायद अकेली ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे सच में अच्छा लगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे बाकी सभी विचार बहुत ज़्यादा बुरे थे। घर वापस आते समय बाकी रास्ते में भी मेरे दिमाग में यही चलता रहा। पूरे 3 घंटे सोचने में बीते कि मैं किस मुसीबत में पड़ने वाला था। कुछ दिनों बाद मुझे एक डिटेक्टिव का फ़ोन आया। उसे वो कहानी जितनी डिटेल में मुझे याद थी उतनी डिटेल में बताने के बाद मैंने पूछा कि क्या लड़की मिल गई है, और उसके अनुसार उन्हें कोई नहीं मिला था सिवाय उस गाड़ी के मालिक के जिसमें वे आदमी सफ़र कर रहे थे, और वे सभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। डिटेक्टिव ने कहा कि अगर उससे मुझसे कुछ और पूछना होगा तो वो मुझे फ़ोन करेगा, लेकिन उसके बाद मैंने उससे या किसी भी पुलिस वाले से कुछ नहीं सुना। मैं आज भी उस लड़की के बारे में कभी कभी सोचता हूँ। मुझे हैरानी होती है कि वो कौन थी, उसका पीछा करने वाले वो आदमी कौन थे, क्या वो कभी उनसे इतनी दूर जा पाई कि उसे अब डर के साए में ना जीना पड़े। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिस तरह उस लड़की ने हार नहीं मानी, जिस तरह उसने धैर्य से अपना भागने का प्लान बनाया, उसका पीछा करने वाले वो आदमी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, खासकर जब उसके पास अभी भी सच बताने की आवाज़ है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो बच गई है और वो शादी करके अपने पति और बच्चे के साथ खुश है। वो सारा अंधेरा उसके लिए बस एक याद बनकर रह गया है। लेकिन फिर दूसरे दिन जब मेरा मूड ठीक नहीं होता तो मेरे पेट में एक अजीब सी बेचैनी होती है और मुझे लगता है कि वे उस तक पहुँच गए होंगे और उन्होंने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया होगा। नब्बे के दशक के बीच की बात है, जब हमारा बेटा 4 साल का था। हम इटली के टस्कनी में परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए। मेरी पत्नी को एक हॉलीडे ब्रोशर में लुकालेना नाम की जगह के ऊपर पहाड़ियों में एक शानदार विला मिला। वो स्वर्ग के एक छोटे से टुकड़े जैसा लग रहा था। कुछ कम ग्रामीण विला और अपार्टमेंट की तुलना में ये चौंकाने वाली तरह से सस्ता था। बिना देर किए हमने इसे 2 हफ्ते के लिए बुक कर लिया, फीस और डिपॉजिट जमा किया, फिर अपनी सपनों की छुट्टियों के दिन गिनने लगे। हम दोपहर बाद पिसा पहुँचे। हालांकि हमारे छोटे बेटे टॉम को फ़्लाइट पसंद नहीं आई, लेकिन उसे वो आइसक्रीम बहुत पसंद आई जो लूसी ले जाने से पहले उसे खरीद कर दी थी। पिसा से वहाँ तक 3 घंटे का सफ़र था। जब हम अपने गांव में लुकालेना से शायद आधे घंटे की दूरी पर थे, तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। हम बिल्कुल ध्यान में थे, इसलिए हमारे ऊपर तारे आसमान में चमक रहे थे। छोटा टम खिड़की से उन्हें देखते देखते सो गया। हम एक चौराहा पर पहुंचे। तब तक मेरी पत्नी को जागते रहने में मुश्किल हो रही थी। मैं भी दिन भर की यात्रा से काफ़ी थक गया था, इसलिए कौन सा रास्ता लेना है इस पर बिना सोचे समझे फैसला करने के बजाय मैंने कार रोकी, अपना मैप निकाला और सही मोड़ लेने से पहले उसे देखा। मैंने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया कि हम बस कुछ ही मील दूर हैं और 15 से 20 मिनट में बिला पहुंच जाएंगे। फिर मैं एक खड़ी ढलान पर गाड़ी चलाने लगा जो ऊपर जाकर समतल हो गई। ढलान की वजह से मैं ऊपर क्या है ये देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने किसी भी तरह की टक्कर से बचने के लिए पहाड़ की चोटी पर धीरे धीरे गाड़ी चलाई। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, सड़क के किनारे झाड़ियों से कोई कूदकर बाहर आया और मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में आ गया।
मैंने देखा कि उसके हाथों में एक लंबी डबल बैरल वाली शॉटगन थी। वो उसे सीधे मुझ पर ताने हुए था। जैसे ही मेरी पत्नी घबराने लगी, मैंने जोर से ब्रेक लगाया। फिर मैं कार को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक मुझे कार के बाहर से नहीं की आवाज़ सुनाई दी। एक दूसरा आदमी झाड़ियों से बाहर कूदा था और वो पहले आदमी की शॉटगन नीचे करते हुए नहीं कह रहा था। उन दोनों ने हमें हैरानी से देखा, ये महसूस करते हुए कि हम वो नहीं थे जो वे सोच रहे थे। फिर दूसरा आदमी, जिसने पहले वाले को गोली चलाने से रोका था, ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की के पास आया और शीशे पे टैप किया। जब मैंने उसे नीचे किया तो उसने मुझे और मेरी पत्नी को एक बड़ी घबराई हुई मुस्कान दी और कहा, मैं डेस्पो, जिसका मतलब मुझे अपने इटालियन फ्रेज बुक से पता था। मुझे बहुत अफसोस है सर, मुझे सच में ज़्यादा इटालियन नहीं आती थी और जो थोड़ी बहुत मैंने सीखी थी वो सब उस समय दिमाग से निकल गई। इसलिए मैं जवाब में बस इतना ही कह पाया, पार्ले और ग्लेज, या क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? उस आदमी ने इटालियन तरीके से कहा। नहीं, उस आदमी ने उसी मधुर धीमी इटालियन तरीके से कहा, नो इंग्लिश। फिर मैंने अपनी पत्नी को पूछता सुना, क्या पुलिस है? और उस आदमी ने जवाब दिया, सी पुलिस। और फिर हमसे कहा कि अवंतिवी, जिसका मतलब है चलो फिर आगे बढ़ो। हम दोनों ने उसे धन्यवाद दिया। तभी टॉम पीछे जाग गया था। टॉम अपनी सीट पर बैठा था, बहुत परेशान हो रहा था। पूछ रहा था, मम्मी, डैडी, ये लोग कौन हैं? हमने उसे बताया कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन वे बहुत फ्रेंडली थे, हमें जाने दे रहे थे। मुझे लगता है कि उस समय मेरी पत्नी ने उन पर विश्वास कर लिया था, इसलिए वो टॉम को बहुत यकीन दिला रही थी और उसे समझा रही थी कि चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन उसने मुझे पुलिस होने के बारे में जो कुछ भी कहा था, उस पर मुझे एक शब्द भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने टॉम के सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता था। फिर हमें विला में पहुंचने पर मुझे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि ये असल में ब्रोशर से भी ज़्यादा अच्छा था। टॉम सो जाने के बाद जब हम आराम करने के लिए मिले तो मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग पुलिस थे, वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। वो शॉटगन ऐसे लग रही थी जैसे किसी चोर की हो। वो पुलिस की गन जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उन्होंने हमें कोई वेज या पहचान पत्र या ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। फिर मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, अगर वो पुलिस नहीं थे तो वे कौन थे? मैंने जवाब दिया कि वो माफिया के लोग थे। जब मैं अपनी बात बता रहा था तो मेरी पत्नी चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसे भी मेरी बात समझ में आ गई। कुछ माफिया वाले किसी का घात लगाकर इंतजार कर रहे थे और उन्हें लगा कि वो व्यक्ति हम हैं। एकमात्र चीज़ जिसने हमें पूरी तरह से घबराने से रोका वो ये थी कि हम उस घात वाली जगह से कम कुछ मील दूर थे, इसलिए उनसे दोबारा मिलने की संभावना बहुत कम लग रही थी। मेरी वाइफ ने सुझाव दिया कि हम पुलिस को फ़ोन करें या इस उम्मीद में कि टेंशन पर कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए, लेकिन अगर मिल भी जाता तब भी मुझे ये ठीक नहीं लगा। इस तरह से उस माफिया से पंगा लेने का विचार मुझे उस शॉटगन का मेरे और मेरे परिवार पर ताने जाने से भी ज़्यादा घबरा देने वाला विचार था, क्योंकि जबकि वो पूरी घटना जाहिर तौर पर एक गलती थी। इटली में हमारे पहले दिन और स्थानीय माफिया की कंप्लेंट करना गलत हो सकता है, हमें कुछ फालतू की मुसीबत में डाल सकता है। ये फैसला लेना आसान नहीं था। किसी बेवकूफ़ ने हम पर बंदूक तानी थी। ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जल्दी ही ये सवाल उठ गया कि अगर हम वहाँ 2 हफ्ते रुकने वाले हैं तो कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहें। और इसी तरह से हमने अपने मुंह को बंद रखने का फैसला किया। नेक्स्ट डे घूमने फिरने के लिए लूसिलेना तक जाने का हमने फैसला किया। हमें ये छोटा सा बार मिला जहाँ पेनिनीस, एस्प्रेसो और तरह तरह की छोटी पेस्ट्री मिलती थी। मैंने कॉफ़ी ली और जब मेरी पत्नी और बेटा कोक ले रहे थे और उनके छोटे से गेम्स रूम में रखे टेबल फुटबॉल सेट से खेल रहे थे, मैं बार में बैठ गया। मुझे पता चला कि बारटेंडर असल में इंग्लिश बोलता था। हमने आपस में बात की और उसने मुझे कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बताया। फिर अचानक कुछ बूढ़े आदमी जो कॉफ़ी पी रहे थे और ताश खेल रहे थे, उन्होंने बार के टेलीविज़न की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। बारटेंडर ने टीवी ऑन की जिस पर किसी तरह की न्यूज़ रिपोर्ट चल रही थी। मैंने बारटेंडर से पूछा कि ये किस बारे में है, और न्यूज़ वाली महिला को लगभग 1 मिनट तक सुनने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, यहाँ से कुछ दूर एक मर्डर हुआ है। वहाँ एक बिजनेसमैन था जिसे मार दिया गया है बेरहमी से। मैंने उससे पूछा कि मर्डर कितनी दूर हुआ है।
बारटेंडर ने कुछ बूढ़े आदमियों से पूछकर मुझे बताया ये लगभग उसी जगह हुआ था जहाँ से वे हथियारबंद आदमी झाड़ियों से निकलकर हम पर गोली चलाने के लिए तैयार थे। मैंने पत्नी को ये सब नहीं बताया, मैं उसे और ज़्यादा डराना नहीं चाहता था। वो पहले से ही डरी हुई थी। लेकिन उसी दिन बाद में जब हम विला वापस आ गए थे और डिनर के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने उसे मर्डर के बारे में बताया। फिर से हम इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते थे, या यूं कहें कि हम लोकल क्राइम में शामिल होकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके बारे में भूलने की कोशिश करें। हम लूसी लेना गए और घर का बना कुछ शानदार खाना खाए। खाना इतना अच्छा था कि हमारे छोटे बेटे टॉम को अचानक नई चीज़ें खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सारा खाना बहुत स्वादिष्ट था। हमने पेट भर कर खाना खाया। जब हम खाना खा चुके थे तो हमने बिल मांगा। फिर वेटर रेस्टोरेंट के मालिक के साथ बाहर आया। उन दोनों ने बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में समझाया कि खाने का बिल पहले ही चुका दिया गया है। जब मैंने पूछा कि वो दरियादिल इंसान कौन था तो उन्होंने बताया कि वो कोई ऐसा था जिसके साथ हमारी गलतफहमी हुई थी। पहले तो मुझे और मेरी पत्नी को बात समझ नहीं आई और हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारे साथ तो कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। हमें खाना बहुत पसंद आया था और हम बिल चुकाकर उनके बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन मालिक ने जोर देकर कहा कि हमारे पैसे वहाँ नहीं चलेंगे। फिर जब हम दूसरी रात वहाँ दोबारा खाना खाने गए इस इरादे से कि बड़ी टिप देंगे, तो उन्होंने फिर से समझाया कि हमारा खाना फ्री है। लेकिन तब तक हमें पता चल गया था कि हमारे खाने का पेमेंट कौन कर रहा था। वो माफिया था। ऐसा कहीं और नहीं हुआ और हमने ये पक्का किया कि हम बहुत सारी दूसरी जगहों पर जाएं, क्योंकि हमें बहुत बुरा लग रहा था। मेरा मतलब है कि जहाँ तक हमें पता था माफिया ने ही हमारे खाने के पैसे दिए थे। उन गरीब लोगों को मुफ्त में खाना बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन जब भी हम वहाँ खाना खाते वो हमें देखकर बहुत खुश होते थे। वेटर हमेशा हमारे 4 साल के बेटे के लिए बिना मांगे ही आइसक्रीम ले आता था। मेरी पत्नी को इतनी ज़्यादा आइसक्रीम पसंद नहीं थी, लेकिन टॉम को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। हमें लगा कि शायद वे माफिया वाले सच में हमारे खाने के पैसे मालिकों को दे रहे थे और वे अपना छोटा मोटा स्कैम चला रहे थे। हमें बहुत सारा तरह तरह का खाना दे रहे थे ताकि वे माफिया से सारा पैसा वापस ले सके। लेकिन हमने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि हमें उनके बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने हमसे कभी संपर्क भी नहीं किया। हमने उन दिनों हथियारबंद लोगों को गांव के आसपास बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने हमें देखा हो, लेकिन बस हमने ही उन्हें नहीं देखा। ये एक शानदार लेकिन बहुत ही रोमांचक छुट्टी थी। लेकिन अगली बार जब हम इटली गए तो हम देश के बिल्कुल अलग हिस्से में गए। हमारा किसी भी रात के हत्यारे से दोबारा सामना नहीं हुआ। हमें अपनी सभी खाने के पैसे देने पड़े, जिससे मेरा बटुआ बिल्कुल खाली हो गया था। लेकिन फिर भी हमें वो दूसरी छुट्टी पहली वाली से कहीं ज़्यादा आरामदायक थी। हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ था। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। मैं फिर से अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी और फिर से एक भरोसेमंद दोस्त ने मेरा यौन उत्पीड़न किया। मुझे लोगों को पहचानने की बिल्कुल समझ नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। अपनी माँ के घर में कई महीनों रहने के बाद और यौन उत्पीड़न सहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा उस माहौल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुझे किराए पर एक सस्ता घर मिला और मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। मेरी पिछली जगह जितनी आरामदायक और सुकून देने वाली थी, ये उतनी अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन कुछ समय रहने के लिए ठीक थी। वहाँ जाने के कुछ दिन बाद भी मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। मैं खुद की देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने उन सभी चीज़ों का यूज स्टार्ट कर दिया था जो मेरे हाथ लग सकती थी। कई साइकेडेलिक ड्रग्स, एसिड, मशरूम और MDMA। जिसने भी MDMA का अनुभव किया है वो आपको बता सकता है कि ये आपको खुशी और संतुष्टि के बहुत अच्छा फील देता है। MDMA उस समय मेरे पास नहीं था। झूठी खुशी के छोटे छोटे दौर ने मेरे दिमाग से बची हुई सेरोटोनिन को चूस लिया और मुझे अंदर से और भी ज्यादा खालीपन महसूस हुआ। इसके अलावा आत्महत्या की कोशिश के बाद मुझे अचानक मेरी सभी दवाएं बंद कर दी गई, क्योंकि मैंने पहले उनका इस्तेमाल खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। मेरी नींद की दवा भी बंद कर दी गई थी। उसके बाद मेरी नींद न आने की समस्या वापस आ गई। फिर मेरी SSRI, जिसे अचानक बंद करने पर आपको बहुत ज्यादा मैनिक डिप्रेशन और कंफ्यूजन हो सकता है। और फिर मैंने काफी सालों तक एंजाइटी की दवा ली। इसने मुझे मेरे एग्रोफोबिया से बाहर निकाला और इसने मेरे PTSD ट्रिगर्स में मेरी मदद की, क्योंकि मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला उसी गली में कुछ ही ब्लॉक दूर रहता था, जहां एक और व्यक्ति रहता था जिसने 11 से 14 साल की उम्र तक मेरा शोषण किया था।
मैं बस उनका सामना करने की सारी क्षमता खो चुकी थी। अपनी एंजाइटी की दवा से कुछ समय तक गंभीर बेडरोल और यहाँ तक कि दौरे पड़ने के बाद मैंने गोलियां खरीदना शुरू कर दिया। मेरे लिए सिर्फ जेनक्स ही उपलब्ध था और जल्दी ही मुझे इस दवाई की आदत पड़ गई। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं रोज 12 से 20 मिलीग्राम जेनक्स के नशे की दवा ले रही थी और ज़्यादा दवा लेने से मैं हमेशा नशे में रहती थी और इसी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। जैसे कि मेरी शादी एक म्यूजिशियन से हुई थी जिसे मैं सिर्फ 1 महीने से जानती थी और साथ ही उस महीने के बारे में भी जो हमने साथ बिताया था। मुझे ये अच्छे से याद है कि मैं सोफे पर लेटे हुए नेटफ्लिक्स पर रोजाना द ऑफिस देखती थी। मैंने बहुत ज़्यादा शराब पीना और गलत लोगों के साथ घूमना भी शुरू कर दिया था। पंक लोगों का ग्रुप जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इधर उधर भटक कर बिताते थे, अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को बर्बाद कर देते थे। वो कोई काम नहीं करते थे और आमतौर पर दूसरों का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे हर रिश्ते को जला देते थे क्योंकि सच में वो किसी की परवाह करने की हालत में नहीं होते थे। इसलिए मुझे उनकी कंपनी अच्छी लगती थी। उनमें से एक साइड शो बॉब था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनने लगा था, यहाँ तक कि मेरी शादी में मेरी मेड ऑफ ऑनर के तौर पर ड्रेस भी पहनी थी। वो अक्सर औरतों के कपड़े पहनता था, इसलिए नहीं कि वो ट्रांसजेंडर था बल्कि इसलिए कि उसे बस ऐसा करना अच्छा लगता था। कुछ लोग इस बात पर उसका मजाक भी उड़ाते थे लेकिन मुझे ये अच्छा लगता था। दूसरे क्या सोचते हैं उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसका दयालु और मजेदार स्वभाव था जिसकी मैं बहुत तारीफ करती थी। क्योंकि वो औरतों के कपड़े पहनता था इसलिए वो अक्सर मेरे क्लोसेट में घुस जाता था। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बॉब की हाइजीन भी बहुत खराब थी। वो डिओड्रेंट भी नहीं लगाता था, वो शायद ही कभी नहाता था और उसके पैर, उन पैरों से बदबू आती थी जो कालीन के रेशों में हमेशा के लिए बस गई थी, जो मेरे वहां से जाने के बाद भी रही। वो शाम के 4 बजे के आसपास सोफे से उठता था और अपनी पिज्जा डिलीवरी की नौकरी के लिए भागता था। वो कभी भी नहाता नहीं था और ना ही कभी ब्रश करता था। वो जाकर वही यूनिफॉर्म पहन लेता था जो वो हफ्तों से पहन रहा था, जिसमें से सस्ती गांजे, पिज्जा, चिकनाई और पैरों की बदबू आती थी। नए साल के शाम 2016 को मैंने अपने पति को छोड़ दिया। वो हमेशा नशे की हालत में रहता था। उससे ये साफ होता है कि वो मैथ का यूज कर रहा था। मुझे पहले से ही इस पर शक था क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने भी इसका यूज किया था। साथ ही मेरी फैमिली भी इसका यूज करती थी, इसलिए मैं इसके बारे में अच्छे से जानती थी। शादी करने से पहले उसे पता था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरा भाई जेल में था, मेरे पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इन सब वजहों से मैंने मैथ का यूज करना शुरू कर दिया था। जब उसने मुझसे शादी की तो उसे ये सब पता था, फिर भी उसने ये बात मुझसे छिपा कर रखी। इसलिए मैं खुद को भी कुछ हद तक दोषी मानती हूँ। ऐसा तब होता है जब आप किसी अजनबी से शादी करते हैं। लगभग 1 साल बाद उसकी मौत फेंटालिन मिले शॉट से हो गई थी। 5 दिन बाद उसकी लाश मिली। अपने पति से अलग होने के बाद मैंने बॉब को अपने साथ रहने दिया। उसके पास कोई कमरा नहीं था, वो सोफे पर सोता था। वो घर के राशन या बिल में कोई मदद नहीं करता था और सच कहूँ तो उसने मेरे घर को बहुत गंदा कर दिया था। लेकिन क्योंकि मेरा ओसीडी मेरी शराब पीने की आदत में बदल गया था और मैं अपने विचारों के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। अपने पति को छोड़ने के 1 हफ्ते के अंदर बॉब साथ रहने के बारे में और ज़्यादा जुनूनी हो गया। मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि मेरा उसके साथ रहने का कोई इरादा नहीं है और हम सिर्फ एक दोस्त ही बनकर रहेंगे। मैं अपने पहले तलाक और उससे जुड़ी सारी बातों से दूर रहने के लिए मैंने घर से ही दूर रहना शुरू कर दिया। मैंने उससे भी दूर रहना शुरू कर दिया। हर बार जब मैं घर लौटती तो वहाँ रोता हुआ मिलता। कभी कभी तो वो न सिर्फ मेरे कपड़े पहने हुए मिलता बल्कि मेरे बिस्तर पर भी मिलता था। आखिरकार उसने मुझे ज़्यादा देखने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। वो मेरे पीछे पीछे घूमता था और पूछता था कि उसे अपने साथ क्यों नहीं देख सकती। आखिरकार मैंने उसे कहा कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो उसे यहाँ से जाना होगा। बॉब ने तुरंत जवाब दिया कि कानूनी तौर पर वो मेरे घर में किराएदार है और उसे 30 दिन का नोटिस चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ फंस गई हो। हालात और ज़्यादा खराब हो गए और मैं दिन वो दिन और ज़्यादा अनकंफर्टेबल और डरा हुआ फील करने लगी। उसके आंसू गुस्से में बदल गए, उसके सवाल चीख पुकार में बदल गए। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो मेरी आंखों में सीधे घुर रहा था। उसका चेहरा लाल था, वो थूक रहा था, चिल्ला रहा था। तुम्हें पता है मैं औरतों द्वारा रिजेक्ट किए जाने से बहुत तंग आ गया हूँ। अब वो मेरा शराब पीने वाला अच्छा दोस्त नहीं रहा। वो ऐसा था जिसके साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे सलाह दी कि मैं उसे घर से निकालने के लिए रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लूं और मैंने वही किया। फिर मैंने दरवाजे बंद रखे। मेरे घर में उसकी कुछ ही चीज़ें थी,
एक गिटार और एक एम्प, जिन्हें मैंने पीछे के बरामदे में रख दिया था और उसे बता भी दिया था। उसने तुरंत घर में घुसने की कोशिश की। उसने दरवाजे को इतनी जोर से लात मारी कि मैं देख सकती थी कि डेडबोल्ट के पास दरार पड़ने लगी थी और फटे हुए सफेद पेंट पर जूते के गहरे निशान पड़ गए थे। पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। उसका कोई पक्का पता नहीं था। हालांकि मैंने पुलिस को उसके कार का हुलिया, लाइसेंस प्लेट और उसके दोस्तों के पते दिए। सुबह, दोपहर और रात में उस दरवाजे से सट कर रोती रही, यही उम्मीद करती थी कि वो ये दरवाजा ना तोड़ पाए। जब भी मैं पुलिस को फोन करती थी, वो पहले ही वहां से भाग जाता था। मैं रात में जाकर खिड़कियों से बाहर देखती रहती थी, उसकी तेज आवाज वाली हरी कार को गुजरते हुए देखती थी और तब मेरी धड़कन तेज हो जाती थी। हमेशा मेरे हाथ में फोन होता था। हफ्तों तक वो मुझे आकर परेशान करता रहा। एक शाम उसके एक कॉमन फ्रेंड ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खुशी खुशी खोला। बस तभी वो दरवाजे के पीछे से तेजी से बाहर निकला और अंदर आने की कोशिश करने लगा। मैंने जितनी तेजी और ताकत से हो सका दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। वो फिर से लात मारी और मैं फिर से 911 पर कॉल किया। वो फिर चला गया। कुछ महीनों बाद वो आगे बढ़ गया। उसे गर्लफ्रेंड मिली। उसने भी उसे जल्द ही घर से निकाल दिया। बाद में उसने उसे बेहोश होने तक पीटा और उसका गला काटने की कोशिश की। किस्मत से एक पड़ोसी ने शोर सुना और बॉब वहां से भाग गया। उन आरोपों में उसे आसानी से छोड़ दिया गया। अगर आप उसका नाम गूगल करेंगे तो उसका नाम काफी क्राइम की न्यूज में दिखेगा। मैंने उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से बात की। मैंने उन तस्वीरों को देखा कि उसने उनके चेहरों और शरीरों के साथ बहुत गलत किया था। मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ भी हो सकता था। आखिरी बार मैंने उसे अपने होम टाउन में लोकल किराना स्टोर पर देखा था, जब मैं अपनी नौकरी पर 10 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के बाद एक कप कॉफी का इंतजार कर रही थी। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं वहीं फ्रीज हो गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैं उसी दिन वहां से 1.5 घंटे दूर रहने चली गई और मैं इसी महीने में वापस आई हूँ। मरने वालों की सुरक्षा और गुमनामी के लिए नाम बदल दिए गए हैं। कई साल पहले हाई स्कूल के बाद मैं एक बुरी हालत में थी। ग्रेजुएशन के बाद मेरे गार्जियन ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे रहने के लिए जगह ढूंढने में भी उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, इसलिए मैं कुछ महीनों तक अपनी कार में ही रही। एक दिन काम पर मेरी मुलाकात कुछ मेंटल लड़कों से हुई। मैंने उन्हें शहर में देखा था। मेरे बाकी सभी दोस्त भी उन्हें जानते थे। सब उन्हें पसंद करते थे। कुछ महीनों में हम दोस्त बन गए और उन्होंने मुझे अपने साथ रहने का ऑफर दिया। मैं मान गई। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मुझे अपनी कार में ही रह लेना चाहिए था। मेरे 2 दोस्त खास रूममेट भाई थे जिनका नाम जैक और कोडी था। वो एक बेड पर ही सोते थे। वे जादू टोने में भी विश्वास करते थे, लेकिन मैं सच में इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। मैं उन्हें ये बताना नहीं चाहती थी कि उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे कई महीनों तक बिना किराए के अपने साथ रखा, तो मैं शिकायत कैसे कर सकती थी। जवान लड़कों से भरे हुए घर में अकेली लड़की होने के नाते मैं हमेशा चौकन्नी रहती थी। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। बाद में पता चला कि मेरा ये सोचना सही था। समय के साथ उनके दोस्त हमारे साथ ज़्यादा समय तक रहने लगे थे, कभी कभी हफ्तों तक। उनके दोस्त भाइयों का एक और ग्रुप था जिनके साथ वे स्कूल गए थे। कुल 5 भाई थे, लेकिन सिर्फ 2 ही मेरे साथ लगातार रहते थे। छोटा भाई सैम बहुत विनम्र था। वो अपना काम खुद करता था और घर के कामों में हमेशा मदद करता था। दूसरे भाई केविन को कई मानसिक समस्याएं थी। उसने लगता है पहले कुछ बुरी ड्रग्स ली थी और एक तरह की धार्मिक साइकोसिस में बदल गया था। उसने एक औरत पर हमला करने के लिए जेल में समय बिताया था। वो अक्सर दूसरों की आंखों में देखकर कहता था कि वो देख सकता है कि उनकी मौत कैसे होगी। एक बार उसने मुझसे कहा कि मुझ पर एक शैतान का साया है और मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत है। घर में सभी जानते थे कि उसे ये समस्याएं हैं, लेकिन वो उनका दोस्त था। उन्होंने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी और उसे रहने की जगह भी दी थी, नहीं तो वो सड़कों पर होता। उसने मुझे जो बात बताई उसके बाद मैं उसके आसपास हमेशा सावधान रहती थी। उसकी बात सुनकर जितनी चिंता मुझे होती थी उतनी चिंता किसी और को नहीं होती थी। एक दिन मैं सो रही थी, तभी मेरा फ़ोन बजा। ये मेरा बॉस का फ़ोन था। उन्होंने पूछा कि क्या मैं 1 घंटा बिफोर काम पर आ सकती हूँ। दोपहर के सिर्फ 12 बजे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था, इसलिए मैंने आने के लिए हाँ कह दिया। मैं उठी और जाने के लिए तैयार होने लगी। मैं लिविंग रूम में गई तो देखा कि सैम और जैक सोफे पर बैठे थे, जबकि केविन टीवी के पास फर्श पर बैठा था। वो यूट्यूब पर धर्म ग्रंथों के वीडियो देख रहा था, दुनिया के अंत वाले वीडियो देख रहा था। ये काफ़ी आम बात थी। मैं अपने काम में लग गई। मैंने बस बाय कहा और काम पर चली गई।
काम पर मेरी शिफ्ट लगभग पूरी हो गई थी जब मेरा फ़ोन बजा। मेरे बॉस ने फ़ोन उठाया, मुझे फ़ोन दिया और कहा ये कॉल तुम्हारे लिए है। मैं वहाँ सिर्फ एक कैशियर थी, इसलिए मुझे लगा कॉल पर मेरा कोई दोस्त होगा जो मेरे फ़ोन पर मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी जिसे मैं नहीं पहचानती थी। हाय, मैं डिटेक्टिव नेल्सन। आज आपके अपार्टमेंट में कुछ हुआ है और हमें इसके बारे में आपसे बात करनी है। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। मुझे लगा कि भाइयों में से किसी एक को ड्रग्स बेचने या किसी और चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया होगा। मेरी ये सोच गलत थी। मैं पुलिस स्टेशन पहुंची और अंदर गई। एक ऑफिसर ने मुझे कैमरे वाले एक छोटे से ठंड कमरे में बैठा दिया। उसने मुझे पानी की बोतल दी और लगभग 30 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था कि क्या हुआ होगा। वो वापस आया और उसने मुझे बताया कि केविन ने दोपहर करीब 1 बजे जैक को चाकू मारकर मार डाला था। मैं हैरान रह गई। ये सब होने से 1 घंटे पहले ही मैं घर से निकली थी और तब तक सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने पूछा कि क्या कोई लड़ाई हुई थी। डिटेक्टिव ने मुझे बताया कि कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ था। मैंने अपना बयान दिया। मेरे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। मैं अभी भी सदमे में थी और मेरा दिमाग खराब हो गया था। हमारा अपार्टमेंट क्राइम सीन बन गया था। पुलिस मुझे केस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही थी, इसलिए मैं न्यूज़ देखने के लिए एक दोस्त के घर पर गई। अगले कुछ दिनों में जानकारी आने लगी। केविन ने जैक को सिर्फ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार-बार चाकू मारा था। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। मर्डर के बाद वो मर्डर वेपन हाथ में लिए सड़क पर भागा। उसने 911 पर कॉल किया और उन्हें बताया कि उसने क्या किया है। मैंने डर के मारी न्यूज़ रिपोर्ट देखी। हम जानते थे कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, लेकिन उसने इस बेरहमी से किए गए मर्डर को पूरी तरह से कबूल कर लिया और उसने पुलिस को अपनी नोटबुक भी दी। जाहिर है वो अपनी सभी भाइयों, मेरे रूममेट्स और मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसे लगता था कि हम पर शैतान का साया है और यही हमें आज़ाद करने का एकमात्र तरीका था। किस्मत से उसके दूसरे टारगेट उस दिन वहाँ नहीं थे। सैम ने बदकिस्मती से मर्डर देखा, लेकिन किस्मत से वो बच गया। अगर मुझे मेरे बॉस का कॉल नहीं आता तो मैं सच में आज जिंदा नहीं होती। हाल ही में मेरा एक नया रूममेट आया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मुझे किराए में मदद के लिए किसी की जरूरत थी। क्रेगलिस्ट पर पोस्ट देखने के बाद वो यहाँ रहने आ गया। उसका नाम ग्रेग था। उसने मुझे बताया कि उसे सोने के बाद नींद में बातें करना, नींद में चलना और रात में डरने की आदत है। मजे की बात यह थी कि मुझे भी नींद में चलने की आदत थी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। पहली घटना लगभग 1 हफ्ते बाद हुई, जब मैंने आधी रात को उसे चिल्लाते हुए सुना। क्योंकि हम दोनों घर के अलग अलग कमरों में सो रहे थे, इसलिए चीखें दूर से आ रही थी, लेकिन आवाजें इतनी तेज थी कि मैं डर गया और उसे देखने के लिए भागा। जैसे ही मैं उसके बेडरूम के पास पहुंचा, उसने चिल्लाना बंद कर दिया। मैं वापस सोने चला गया। अगले महीने तक उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके कोई दोस्त या परिवार वाला उससे मिलने नहीं आते थे और उससे कभी फोन पर बातें करते या मैसेज करते हुए भी ना देखा ना सुना था। फिर एक रात ग्रेग ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उठा और उसके कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन वो फिर से रुक गया। फिर और एक रात मेरे बेडरूम में चीखने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। घबराहट में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बेड साइड लैंप जलाया। वो मेरे बिस्तर के पास नाइट कपड़े, एथलेट शॉर्ट्स और एक टी-शर्ट पहने खड़ा हुआ था। मैं डर गया और मैंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे जगा दिया। उसने माफ़ी मांगी और वापस सोने चला गया। फिर सबसे डरावनी चीज़ हुई। लगभग 2 रात बाद मैं खटखटाहट की आवाज़ से जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे औजार और हथौड़े बज रहे हों। मैंने लाइट जलाई तो देखा ग्रेग एक कोने में घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से कुछ काम कर रहा था। लाइट जलाने के कुछ सेकंड बाद ग्रेग जम गया। फिर धीरे धीरे उसने अपना ऊपरी शरीर घुमाया और बिस्तर पर लेटे हुए मुझे घूरने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैं धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा और घर से बाहर निकल गया। सड़क के किनारे एक खाली चर्च की पार्किंग में अपनी ट्रक में सो गया। मैं सुबह लगभग 8 बजे घर लौटा। ग्रेग जा चुका था। उसका सारा सामान भी चला गया था। उसका कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहाँ आया ही नहीं। मैं उसके किसी दोस्त या परिवार वाले को नहीं जानता था, इसलिए मेरे पास उसका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। जब लीज खत्म होने के बाद मैंने घर खाली किया तो मैं अपने बेडरूम से अपना फर्नीचर निकाल रहा था। कमरे के उस कोने में जहाँ मैंने आखिरी बार ग्रेग को घुटनों के बल बैठा देखा था, मुझे फील हुआ कि फ्लोर बेंट ढीला था।
फ्लोर प्रिंट के अंदर एक लिफाफा था जिसमें मेरी सोते हुए की बहुत सारी तस्वीरें थी। तस्वीरों के पीछे हाथ से तारीखें और समय लिखे हुए थे। दूसरी चीज सिर्फ एक छिलके वाली लकड़ी की झाड़ू का हैंडल था जिसे नुकीला बनाया गया था। मुझे सच में लगता था कि ग्रेग उस रात मुझे मारने की तैयारी कर रहा था और उसे यह एहसास हुआ क्योंकि नींद में चलने वाला ग्रेग ही ऐसा करने वाला था। वो मेरी जान बचाने के लिए चला गया। ऐसा लगता है कि ग्रेग लगभग हर रात मेरे कमरे में आता था और वो झाड़ू के हैंडल को चाकू जैसा हथियार बनाने का काम कर रहा था और मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चला। मैं उस वक्त से पहले और उसके दौरान भी मैं अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं था। ये मेरे अजीब अंकल के बारे में एक लंबी कहानी होने वाली है जो हर किसी पर जासूसी करने के लिए हर तरह की अजीब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, जिसमें मेरा परिवार और मैं भी शामिल थे। हम 5 लोगों के परिवार ने खुशी खुशी मेरे अंकल जो मेरी माँ के भाई हैं, हमने उनको अपने घर में रूममेट के तौर पर स्वागत किया। ये लगभग 10 साल पहले या शायद उससे भी ज़्यादा समय पहले की बात थी। उनका नाम डेविड है। डेविड जो उस समय 40 साल से ज़्यादा उम्र के थे। शुरू में बहुत दयालु थे। वो मेहनती भी थे और हमारे घर में बिताए ज़्यादातर सालों में अपने आप में रहते थे। उन्हें हमेशा टेक्नोलॉजी और जासूसी के सामान में बहुत दिलचस्पी रहती थी। उन्हें ऐसी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होती थी जिसमें कैमरा होता था या रिकॉर्डिंग सिस्टम होता था। वो अपने कमरे और कंप्यूटर को काफ़ी प्राइवेट रखते थे। हमने भी कभी उनकी पर्सनल स्पेस में दखल नहीं दिया क्योंकि उन्होंने हमें कभी ऐसा करने का कोई कारण नहीं दिया। जैसे जैसे साल बीते हमने देखा कि उनका नेचर अकेले में थोड़ा और इन्वर्ट हो गया। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और पैरानॉइड थे, लेकिन उन्होंने इस समस्या को ठीक करने से मना कर दिया। इसलिए हमने ज़्यादातर उन्हें अकेला छोड़ दिया। जहाँ तक मुझे पता है वो चैट रूम और सुनने वाले डिवाइस का ज़्यादा यूज करते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था और कभी कभी नशा करने के लिए मेरी माँ की प्रिस्क्रिप्शन वाली गोलियाँ भी चुरा लेते थे। ये सब बहुत खराब होता जा रहा था और घर में किसी को भी सच में नहीं पता था कि उनके बिगड़ते हुए व्यवहार को कैसे ठीक किया जाए। मेरे पिताजी कभी कभी उनके कामों के बारे में उनसे सवाल करते थे। हम घर में किसी को शराब पीने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि मेरे पिताजी खुद पहले नशे की लत से परेशान थे, लेकिन वो काफ़ी समय से नशे से दूर है। खैर, हमने उन्हें अल्टीमेटम दिया, शराब पीना बंद करो या घर छोड़ दो। कुछ टाइम तक ही उन्होंने हमारी बात मानी और बाद में जब भी वो शराब पीते तो वे हमसे छिप जाते। घंटों तक खुद को अपने बेसमेंट के कमरे में बंद कर लेते थे, कभी कभी तो कई दिनों तक। हालांकि हमें पता था कि वो शराब पी रहे हैं क्योंकि दिन में किसी भी समय उनके कमरे से गुस्से भरी चीखें सुनाई देती थी या फिर तेज टेक्नो म्यूजिक जो रात 12 बजे तक बजता रहता था। पिछले 2 साल उनके और हमारे बीच बहुत खराब वाले साल ही रहे। जब भी वो घर लौटते थे वो बहुत ज़्यादा नशे में होते थे और सो जाते थे। हम में से कोई भी दखल नहीं देता था क्योंकि उनके अजीब व्यवहार और ज़्यादा शराब पीने के बारे में उनसे बहस करना कोई सामान्य बात नहीं थी। उस समय मैं 19 साल की लड़की थी और मेरे पिताजी 45 साल से ज़्यादा के थे। वो हम दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा दुश्मन जैसा हो गए थे। वो सुनने या देखने के लिए डिजाइन किए गए बहुत सारे अजीब डिवाइस खरीदते थे जिससे हम सभी बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान रहते थे। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि एक बार एक नए सनग्लास के साथ घर आया और उन्होंने उत्साह से मेरे पिताजी को बताया कि ये लोगों को देखने के लिए बहुत अच्छे हैं और उन्होंने पूरा दिन पार्क में अजनबियों पर नज़र रखते हुए बिताया था। मुझे नहीं लगता है कि उनका किसी के प्रति कोई बुरा इरादा था, लेकिन जासूसी के प्रति उनका आकर्षण सच में परेशान करने वाला था और एक बड़ा खतरे का संकेत भी था। हमने उन्हें हमारा घर छोड़ने और कहीं और रहने की जगह ढूंढने के लिए कहा। उन्हें कुछ दिन का समय भी दिया और उन्हें रहने के लिए नई जगह ढूंढने में हेल्प करने के लिए भी कहा। उन्होंने हफ्तों तक हमारी बात को नजरअंदाज किया और लगभग हमारे घर छोड़ने से मना कर दिया। मेरी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति को कैसे संभाला जाए क्योंकि वो उनका अपना भाई थे। वैसे भी घर के चारों ओर छोटे छोटे अजीब डिवाइस मिलना कोई सामान्य बात नहीं थी जिन्हें अगर आपने पहले कभी नहीं देखा तो उन्हें समझना बिल्कुल मुश्किल था, जैसे मूवमेंट ट्रैकिंग डिवाइस, इंफ्रारेड कैमरे या माइक जो उस कमरे में होने वाली किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते थे। उनका हमारे वाईफाई पर भी कंट्रोल था और मुझे पक्का यकीन है कि उनके पास हमारी ब्राउज़र सर्च हिस्ट्री या आमतौर पर वाईफाई से जुड़ी जानकारी का एक्सेस था। अगर हम उनके बर्ताव के बारे में उनसे बात करते या उन्हें सामान पैक करके जाने के लिए कहते तो वो हमें धमकी देते थे। तुम जो कुछ भी करते हो मैं सब देखता हूँ। तुमने उस रात जो कहा मैंने सुना। हालांकि हमें कभी पता नहीं चला कि वो किस तरह की जानकारी से हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। हम सब बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। हम हमारी प्राइवेसी में दखल देने के विचारों से बहुत परेशान थे। हालांकि छिपाने जैसा कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी अंकल को टेस्ट करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि
जब वो घर से बाहर होता है तो क्या वो हमारे घर पर कोई डिवाइस इस्तेमाल करता था? मेरे पिताजी अंकल के सुबह काम पर जाने के इंतजार करते थे और फिर पिताजी वाईफाई बंद कर देते थे। कभी कभी तो पावर ब्रेकर भी बंद कर देते थे, ये देखने के लिए कि घर से बाहर रहते हुए वो कैसा रिएक्ट करता है। डेविड अंकल तुरंत हमारे घर लौट आते थे। वाईफाई बंद क्यों है? बिजली बंद क्यों है? मेरे पिताजी उनसे पूछते थे कि जब वो घर से बाहर थे तो वाईफाई बंद होने के बारे में उन्हें कैसे पता चला। ये सब बहुत अजीब था। हर बार जब मेरे पिताजी ऐसा करते थे तो वो वाईफाई और अपने डिवाइस ठीक करने के लिए तुरंत घर लौट आते थे। अगर वो घर पर होते और वाईफाई बंद हो जाता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। हर किसी से कड़ी पूछताछ की जाती थी और वाईफाई काम ना करने के बारे में हमारे ऊपर आरोपों की बौछार कर देते थे। उसने खास तौर पर मेरे पिताजी को धमकी देना शुरू कर दिया था और उन्हें अपना अजीब जासूसी वाला सामान दिखाते थे जो उसने खरीदे थे। अंकल उस डिवाइस को दीवार पर लगा देते और पूरे घर में किसी की भी बात सुन सकते थे। उन डिवाइस से फुसफुसाहट भी सुनी जा सकती थी। अंकल चाहते थे कि हमें पता चले कि वो हमारी हर बात सुन सकते हैं। ये डराने की एक चाल थी ताकि वो हमारे साथ घर में रह सकें। जब उन्हें सही तरीके से घर खाली करने का नोटिस देने के बाद भी उन्होंने हमारा घर छोड़ने से मना कर दिया तो हमें उन्हें कानूनी तौर पर हमारे घर से हटाने के लिए पुलिस और कोर्ट से मदद लेनी पड़ी। हमने अंकल की किसी भी अनचाही विजिट को रोकने के लिए अपने घर के सभी ताले भी बदल दिए। खैर, वो लगभग 6 महीने से हमारे घर से बाहर हैं। हम अभी भी अजीब चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं जिसे हम सब डरे हुए हैं। घर के अलग अलग हिस्सों से अजीब हल्की बीप की आवाज़ें, अनजान ब्लूटूथ डिवाइस की कथित तौर पर 10 मीटर या उससे कम दूरी पर, और तार जो पूरी घर में फैले हुए हैं। लेकिन कभी कभी मुझे अभी भी घर के चारों ओर अजीब अनजान डिवाइस मिलते हैं। उनमें से ज़्यादातर खराब और इस्तेमाल के नहीं लगते, लेकिन मैं फिर भी उन्हें तोड़ देती हूँ। अंकल ने जोर दिया कि उनके जाने के बाद भी हम उनकी वाईफाई सर्विस रखें, लेकिन हमें उनकी वाईफाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और हमने तुरंत उनका राउटर अपने घर से हटा दिया। मुझे पता चला कि अंकल किसी समय हमारे पीछे के आंगन की बेसमेंट की खिड़की से घर में घुस गए थे। मुझे तभी पता चला कि कोई पीछे के आंगन में आया था, क्योंकि ताजी बर्फ गिरी थी जिससे उनके बड़े जूते जैसे पैरों के निशान दिखे। जिस रात बर्फ गिरी थी उस रात घंटों बाद तक कोई घर पर नहीं था। मेरा भाई लगभग 2 महीने पहले से ही बाहर चला गया था। मेरी माँ सुबह 3 बजे काम से घर लौटी थी। मेरे पापा रात 12 बजे घर लौटे। मेरी सिस्टर वीकेंड के लिए एक दोस्त के साथ रुकी हुई थी और मैं काम के बाद सुबह 7 बजे के बाद घर लौटी। मैं रोज कुत्ते के लिए बॉल फेंकने के लिए पीछे के आंगन में जाती हूँ और जब मुझे वो जूता मिला, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी 12 नंबर का जूता नहीं पहनता था, घर में सबसे पूछने के बाद सबने मुझे यकीन दिलाया कि पिछली रात से कोई भी पीछे के आंगन में नहीं गया था। ये साफ था कि शायद डेविड अंकल पीछे के आंगन से हमारे घर में घुसे थे। उन्होंने ये किस लिए किया होगा हमें कुछ नहीं पता था। उनकी एंट्री के बाद से हमें घर में कोई भी बदलाव नहीं मिला था। हमने सुरक्षा के लिए उनके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अभी भी मेरी माँ को फ़ोन पर अजीब मैसेज और धमकियाँ भेज रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि डेविड अंकल अब हमारे घर में नहीं है, लेकिन किसी तरह वो अपनी जासूसी भरी नज़रों से हमें अभी भी परेशान कर रहे हैं। मैं लगभग 15 सालों से सीडर पाइन्स मोटेल में कमरे साफ कर रहा हूँ। ये कोई फैंसी जगह नहीं है, बस उन लंबी मंजिला मोटेल में से एक है जो आपको हाईवे किनारे दिखते हैं, जिनके दरवाजे हल्के हरे रंग के होते हैं, और एक आइस मशीन होती है जो तभी काम करती है जब उसका मन करता है। हमारे पास अलग अलग तरह के मेहमान आते हैं। कुछ बस एक रात गुजारने के लिए आते हैं तो कुछ हफ्तों के लिए रुकते हैं। सितंबर की आखिरी में एक शांत दोपहर थी। मैं कमरा नंबर 8 साफ करके वापस आ रहा था, तभी मैंने एक बच्चे को देखा। शायद उसकी एज 5 या 6 साल की थी, जो कमरा नंबर 14 के बाहर आगे पीछे घूम रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो बस खेल रहा है, शायद अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो खेल नहीं रहा था, बस इधर उधर टहल रहा था। और जब मैंने उससे पूछा कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उसने बस कंधे उचकाकर कहा कि उसे कुछ नहीं पता। वो डरा हुआ तो नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ तो अजीब सा लग रहा था। उस बच्चे का हाथ पकड़कर मैं ड्यूटी पर मौजूद क्लर्क कार्ल को ढूंढने ऑफिस गया। कार्ल इस काम में बहुत सालों से था। उसका सामना ऐसी बातों से अक्सर होता रहता था, इसलिए वो इतनी आसानी से घबराता नहीं है। मैंने उसे उस बच्चे के बारे में बताया। उसने लॉगबुक चेक की। कमरा नंबर 14 पिछली रात एक कपल को किराए पर दिया गया था, जिसके साथ एक बच्चा भी था, और उन्होंने कैश पेमेंट किया था। अब हम तीनों ने मिलकर कमरा नंबर 14 का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की। कार्ल ने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
उसने इस बार फिर से जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। उसने मुझे घबराई हुई नज़र से देखा, फिर अपनी मास्टर चाबी लाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा आधा खुलने से पहले मुझे बदबू आ गई। वो तेज सड़ी हुई बदबू तो नहीं थी जो तब आती है जब कोई चीज़ कुछ समय से मरी हुई हो, बल्कि वो बदबू ताजे खून जैसी मेटेलिक गंध की थी। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। बिस्तर की चादरें उलझी हुई और दागदार थी, दराजें बाहर खींची हुई थी और कपड़ों चारों ओर बिखरे हुए थे, और एक लैंप गिरा और टूटा हुआ था। मैंने एक दीवार पर खून के छींटे देखे, छोटे छोटे धब्बे जैसे किसी ने लाल रंग में डूबी पेंट ब्रश से छींटे मारे हो। बिस्तर की चादरों पर और भी ज्यादा खून पड़ा हुआ था। खून इतना ज्यादा था कि हम इसे नाक से खून बहना या ऐसी ही कोई मामूली चोट नहीं मान सकते थे। कार्ल ने धीरे से गाली दी और मैं जल्दी से पीछे हट गया ताकि बच्चा ये सब ना देख सके। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखे और उसे पार्किंग लॉट की तरफ मोड़ा और उसे कहा कि हम बाहर जाकर इंतजार करेंगे। मैंने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की, स्कूल के बारे में पूछा और उससे पूछा कि क्या उसे कार्टून पसंद है। उसने मेरी बातों का मुश्किल से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि क्या हुआ है और वो अभी भी उसे समझ नहीं पा रहा था। पुलिस शायद 20 मिनट बाद आई। पहले 2 डिप्टी कमरे की तलाशी लेने अंदर गए और फिर कुछ ही देर बाद उनके साथ सादे कपड़ों में एक और ऑफिसर आया, जो मुझे लगता है कि एक डिटेक्टिव था। और तभी मुझे पता चला कि यह जरूर कोई बहुत गंभीर बात थी। वही हमसे बार बार यही सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि हमें बच्चा कैसे मिला, उस समय क्या टाइम हुआ था, क्या हमने किसी को आते जाते देखा था। और मैंने उन्हें वो सब बताया जो हम जानते थे। कार्ल ने उन्हें कैश पेमेंट के बारे में बताया और ये भी कि रजिस्टर में कोई कार लिस्टेड नहीं थी। अब जब मेरा पुलिस वालों से बात करना खत्म हो गया तो मैं बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश करता रहा। मुझे ऑफिस डेस्क में कुछ पुराने क्रेयन और कुछ कागज की शीट मिली और वो लॉबी की एक टेबल पर बैठकर तस्वीरें बनाने लगा। जबकि पुलिस वाले कमरे के अंदर बाहर आ जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि वो क्या बना रहा है। मैंने देखा कि वो बिस्तर जैसा लग रहा है जिस पर लाल रंग की लाइनें बनी हुई थी। मुझे नहीं पता कि ये मेरी कल्पना थी या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, लेकिन ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने शायद अपने माता पिता के साथ कुछ होते हुए देखा हो। कुछ मेहमान शोर सुनकर देखने आए कि क्या हंगामा हो रहा है। पुलिस वाले अपने काम कर रहे थे। तभी कमरा नंबर 6 वाली महिला ने कहा कि आधी रात को जोर की आवाज़ सुनी थी। आवाज़ इतनी तेज थी कि वो जाग गई थी, क्योंकि आवाज़ सिर्फ एक बार आई थी। इसलिए उसने सोचा कि शायद किसी ने भारी सूटकेस गिरा दिया होगा या शायद उसे वैसे ही कुछ आवाज़ सुनाई दी होगी। लेकिन ये सब देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद उसने सच में कुछ भयानक होते हुए सुना था। 2 घंटे बाद चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज में से एक महिला बच्चे से पूछताछ करने के लिए आई। वो हमारे साथ विनम्र लेकिन बहुत स्ट्रांग थी। बच्चे के साथ बहुत सारी प्यारी और मिलनसार थी। उसने बच्चे से कहा कि उसे उसके साथ उसके ऑफिस में कुछ अच्छे लोगों से बात करने जाना होगा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। बच्चा ने बस हाथ पकड़ा और उसकी कार तक उसके पीछे पीछे चला गया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे उसी समय पता चल गया था कि उस कमरे में जो भी हुआ हो वो अपने माता पिता को फिर कभी नहीं देख पाएगा। पुलिस ने उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वो चादरें, लैंप, कुछ कपड़े और कमरे से कुछ और चीज़ें ले गए और उसे कुछ समय के लिए सील कर दिया गया। बाद में जब आखिरकार उस रूम को साफ करने के लिए वापस गया तो वो पूरी तरह से खाली था। गद्दा गायब था, पर्दे गायब थे। सबूत के तौर पर जांच के लिए लगभग सब कुछ ले जाया गया था। उन्होंने कालीन पर एक हल्की सी आउटलाइन छोड़ दी थी जहां बिस्तर हुआ करता था। भले ही मैंने उन दागों को घंटों तक रगड़ा, फिर भी मुझे दीवार पर उस लाल भूरे दाग की एक परछाई दिख रही थी। कभी कभी मैं उस बच्चे के बारे में सोचता हूँ। अगर उसे वो दिन याद आया और उसे कभी पता चला कि उस दिन क्या हुआ था तो उस पर क्या बीतेगी। मैंने अपने समय में बहुत सारी बुरी गंदगी साफ की है। कचरे से भरे कमरे, ऐसे कमरे जहाँ लोगों ने ओवरडोज लिया हो, अरे हाँ, ऐसे कमरे भी जहाँ लोगों की मौत हुई थी। लेकिन कमरा नंबर 14 में कुछ अलग था। उस लड़के के चुपचाप बाहर घूमने के तरीके में कुछ अजीब सा था, जिसे उसे पहले से ही पता था कि वो अकेला है। मैं अभी भी यही काम करता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं बदला है। दरवाजों पर पेंट और भी फीका पड़ गया है और आइस मशीन अभी भी आधे समय काम नहीं करती। मुझे अब भी उम्मीद रहती है, लेकिन उस कमरे के पास से गुजरते समय उस दरवाजे पर बिना नजर डाले नहीं रह सकता। मुझे अब भी उम्मीद रहती है कि वहाँ एक छोटी सी आकृति इंतजार करते हुए इधर उधर घूम रही होगी। पता नहीं वो बच्चा जान गया होगा कि शायद उसके माँ और पिताजी हमेशा के लिए चले गए हैं। पाँच साल तक मैंने एक छोटे से मोटेल में फर्स्ट डेस्क पर काम किया था, जो बिल्कुल सुनसान जगह पर था। वो एक शांत, छोटी सी और थोड़ी पुरानी जगह थी, लेकिन हमारी सफाई वाली रोंडा उस जगह को एकदम चमका कर रखती थी। पतझड़ में हमारे यहाँ शिकारी आते थे, गर्मियों में मछुआरे और कभी कभी आधी रात को ट्रक वाले भी आ जाते थे। हालांकि ये ज़्यादातर एक बोरिंग काम था,
लेकिन मुझे इस काम में सेफ फील होता था, इसलिए मुझे ये जगह अच्छी लगने लगी। लेकिन कभी कभी हमारे उस पुराने पार्किंग लॉट में कुछ बहुत बुरे लोग भी आ जाते थे, और उनमें से एक आदमी 99 साल के बसंत वाले मौसम में आया। संडे की शाम देर हो चुकी थी जब उसकी कार पार्किंग में मुड़ी। वो एक शांत दिन था, शायद उस दिन 4 या 5 चेक इन हुए थे, और मैं एक खराब सी कॉफ़ी पी रही थी। तभी एक आदमी मेरे फ्रंट डेस्क पर आया। वो नॉर्मल दिख रहा था, एक आम अधेड़ उम्र का गोरा आदमी जिसने एक बड़ा कोट और लाल टोपी पहनी हुई थी। वो बातों से मिलनसार भी लग रहा था। उसे रात के लिए कमरा चाहिए कहने से पहले मुझे गर्मजोशी से नमस्ते किया। मैंने चेक किया कि कौन से कमरे खाली है और उसे रेट बताया। फिर जब उसने काउंटर पर क्रेडिट कार्ड बढ़ाया तो मैंने उसे मशीन में डाला, लेकिन मशीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा, अरे ये तो अजीब बात है, ये पूरे दिन से तो ठीक काम कर रहा था। फिर उसने मुझसे दोबारा कार्ड ट्राई करने के लिए कहा। मैंने दोबारा ट्राई किया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार ट्राई किया, और दोनों बार कार्ड रिजेक्ट हो गया। वो आदमी सच में बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसने अपना बटुआ निकाला और जब उसने मुझे कैश दिया तो उसने मुझसे कई बार माफ़ी मांगी। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती है, उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे एक बड़ी सी मुस्कान दी और थैंक यू कहा। फिर जब मैंने उसे उसकी चाबी दी और उसे कमरा नंबर 6 दिखाया तो उसने मुझे फिर से थैंक यू कहा और हॉल में चला गया। मैं उस रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में थी। जगह की देखभाल करना और वेडिंग मशीन में सब कुछ भरा हुआ है और वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, ये चेक कर लेती थी। और बचे टाइम में मैं ऑफिस में रखे छोटे से टीवी पर फिल्म देख लेती थी। मैं पार्किंग लॉट पर भी नजर रखती थी ताकि अगर मेहमान आए तो मैं उन्हें आते हुए देख सकूं। लेकिन उस रात जब मैंने पार्किंग में हेडलाइट्स आते देखी तो मैंने ऊपर देखा और पाया कि मेसन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट की सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां थी। 2 डिप्टी बाहर रुके, सभी कमरों पर नजर रख रहे थे। लेकिन एक डिप्टी अंदर आया और मुझसे कुछ घंटे पहले तक रिजेक्टेड क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा। उसे उस कार्ड इस्तेमाल करने वाले से बात करनी थी। जब मैंने लाल टोपी वाले आदमी का जिक्र किया तो डिप्टी ने पूछा कि वो किस कमरे में है। मैं उसे उस कमरे तक ले गई। दरवाजा बंद था, लेकिन मैंने उन्हें एक्स्ट्रा चाबी दे दी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और उनकी बंदूकें निकली हुई थी, लेकिन कमरा खाली था। लाल टोपी वाला आदमी जा चुका था। एक डिप्टी ने कहा कि वो शायद पार्किंग लॉट पर नजर रख रहा था, और जब वो कारों को आते हुए देखा तो वो अपने कमरे के पीछे की खिड़की से निकल गया। वो अपने पीछे सिर्फ एक आधा खोली नाइट स्टैंड पर पानी की बोतल, बिस्तर के पास मिट्टी वाले जूते और किसी ऐसी चीज की हल्की गंध जिसे मैं तुरंत पहचान नहीं पाई। वो हेयर डाई या किसी केमिकल जैसी गंध को छोड़कर भाग गया था। पुलिस वालों ने मुझसे कमरे से बाहर रहने के लिए कहा जब तक कि पुलिस की दूसरी टीम जगह की तलाशी ना ले ले और सबूत ना ले जाए। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद जब मैं कचरा बाहर निकाल रही थी तब मैं 2 पुलिस वालों को आपस में बात करते सुना, और जो मैंने सुना उससे मेरी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक वालों को उस कमरे में एक बैग मिला है और उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग विग थी। फॉरेंसिक टीम ने कहा कि उन्हें उसकी पुष्टि करने के लिए टेस्ट करना होगा, लेकिन पहली नज़र में ये असली इंसानी वालों जैसा लग रहा था। जब एक पुलिस वाले ने कहा कि मिलने वाली विग में से एक विग लापता महिला के बालों से मिलती है जो 1 हफ्ते पहले गायब हुई थी, और ये सुनकर मैं घबरा गई। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती थी। पुलिस वाले और फोरेंसिक वाले कुछ घंटों तक वहीं रहे। वो विग, जूते और यहाँ तक कि पानी की बोतल भी ले गए। मैंने उनमें से एक को कहते सुना कि वे इसका DNA टेस्ट करेंगे, और जब वे चले गए तो मोटेल फिर से शांत हो गया। लेकिन ये बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं लग रहा था। बस कुछ घंटे पहले कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद साइकोपैथ, ट्रॉफी इकट्ठा करने वाला हत्यारा हो सकता था, जो मुझसे सिर्फ 3 फीट की दूरी पर ही खड़ा था। मैंने उसे चाबी भी दी थी और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया भी था। मैंने उसे गुड नाइट भी कहा था, और उस पूरे समय शायद उस वेग में जो वो ले जा रहा था किसी लापता महिला के बाल थे। ये सोच जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। वो दिखने में बहुत शांत था। कोई उसके साथ लाखों साल रहने के बाद भी उस पर शक नहीं कर सकता था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस ऐसा शांत लग रहा था जैसे उसके पास दुनिया का सारा समय हो। मैंने उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं सुना। शेरिफ कुछ दिनों बाद मुझसे कुछ और सवाल पूछने आया, लेकिन उन्होंने उस आदमी को अभी तक नहीं पकड़ा था, और उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता था कि बाल सच में उस लापता महिला के थे भी या नहीं। लेकिन जिस तरह से उसने बात की उससे मैं समझ गया था कि शायद मामला खराब था। उसके बाद जब भी कोई उस दरवाजे से चेक इन करने आता था
तो मैं उन्हें थोड़ा अलग नज़र से देखती थी। सच कहूँ तो आज भी उस आदमी के बारे में बहुत सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके जैसे लोग सिर्फ फिल्मों या खबरों में ही नहीं होते। वे बड़े बड़े चेहरों पर मुस्कान लिए सामने के दरवाजे से आते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे अच्छे इंसान हों, और उनको जानने का ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे उन्हें पहचाना जा सके, और जब पहचान सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब मैं कॉलेज में थी तो छुट्टियों में घर चली जाती थी। मेरे माता पिता देश के दूसरे कोने में रहते थे, इसलिए मुझे जाने में पूरा 1.5 दिन लगता था और रास्ते में एक मोटेल में रात को रुकना पड़ता था। वो एक मंजिला एल शेप की जगह थी जो शायद 50 के दशक में बनी थी, जहां कमरे सीधे पार्किंग लॉट में खुलते थे। मोटेल का पेंट फीका पड़ रहा था। सामने बजने वाले नियॉन साइन थे जिनकी आवाज़ रात में सुनाई देती थी। वो जगह साफ सुथरी और सस्ती थी, साथ ही कॉलेज से ठीक 10 घंटे के ड्राइव पर थी। मैंने सोचा कि सोने के लिए अच्छी जगह है। ये मेरे कॉलेज का दूसरा साल था। मैं वहाँ पहुँची और कमरे के लिए कैश पेमेंट किया, फिर अपनी कार ठीक अपने दरवाजे के सामने पार्क कर दी। मैंने अपना ओवरनाइट बैग अंदर रखा। सब कुछ ठीक है ये देखने के लिए मैंने अपना रूम चेक किया, फिर अपनी कार के पास वापस बाहर गई। लेकिन जैसे ही मैं अपना दरवाज़ा लॉक कर रही थी तो मेरे पास के कमरे में कोई औरत आई। शायद वो औरत 30 साल की थी। वो चलते समय अपने फ़ोन देख रही थी, इसलिए वो मुझसे टकरा गई। फिर भी मैं उससे सॉरी बोलती इससे पहले कि उसने कहा, ए, अंधी हो क्या? देव को बदतमीज औरत देख के नहीं चल सकती। उसका ऐसा अजीब सा बिहेवियर देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने इसे खुद पर हावी होने नहीं दिया। और जब मैं अपनी कार की तरफ गई तो मैं मन ही मन हंस रही थी। कुछ लोग कितने मजेदार तरीके से बुरे बन सकते हैं। मैं सिर्फ एक रात रुकने वाली थी, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, और वैसे भी मेरी उससे दोबारा कोई बात नहीं होने वाली थी। लेकिन मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेरा और छोटी मिस रूड की एक बहुत खतरनाक आमना सामना होने वाला था। मैं उसी फ्राइड चिकन खाने वाली जगह पर गई जहां मैं पिछले साल भी गई थी। वो अभी भी खुला हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत राहत मिली। मैंने अपने लिए एक सैंडविच, कुछ फ्राइज और एक आइस टी ली। फिर पार्किंग लॉट में वापस आ गई। वापस आने के बाद मैंने एक आदमी को देखा जो मेरे कार के पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी पैनल वाली खिड़कियों से अंदर के लोगों को देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने दोस्ताना आवाज में पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने मुझे अपनी कहानी बताई। लगभग 1 हफ्ते पहले उसकी पत्नी के माता पिता की अजीब कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालात और खराब होती गई, और एक दिन उसका पूरी तरह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो ये कहकर अपनी कार लेकर चली गई कि वो अपने मरे हुए माता पिता को ढूंढने जा रही है। जैसे उसे यकीन ही नहीं था कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। उस आदमी की पत्नी की मानसिक हालत बहुत नाजुक थी। वो आदमी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए बहुत बेताब था। खुद को चोट पहुंचाने या किसी मुसीबत में पड़ने से पहले वो अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता था। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना फोन निकाला। जब उसने स्क्रीन घुमाई तो मैंने उसे पहचान लिया। वो छोटी मिस रूड थी, वही औरत जो शायद सिर्फ 45 मिनट पहले मेरे मोटेल के कमरे के बाहर मुझसे टकराई थी। मैंने तस्वीर को देर तक देखा और कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही, और फिर उस आदमी की आंखों में देखकर मैंने उनसे कहा, नहीं सॉरी, मैंने उसे नहीं देखा है। मुझे अपना सेल नंबर देंगे तो अगर मुझे वो दिखेगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। मैंने जितना हो सके सच्चा दिखाने की कोशिश की। उसका सेल नंबर लेने के बाद शुभकामनाएं दी और फिर अपनी कारों की तरफ वापस चली गई, जबकि उसने मेरी काइंडनेस के लिए मुझे थैंक्स कहा। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे, तुमने उस आदमी को झूठ क्यों बोला जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था? हाँ, मैं समझती हूँ, अगर मैं भी अभी यह पढ़ रही होती तो मैं भी यही सवाल पूछती। लेकिन जैसे ही मैं उस आदमी को ये बताने वाली थी कि मुझे पता है कि उसकी पत्नी मेरे बगल वाले मोटेल के कमरे में है, तभी मेरे दिमाग में मेरे दोस्त एली की आवाज़ की गूंज सुनाई दी। एली, जो हाई स्कूल में मेरी सबसे अच्छी दोस्त में से एक थी। जब वो सीनियर थी तब उसे एक भयानक डेटिंग के अनुभव से गुजरना पड़ा था। उसने एक बड़े लड़के को डेट करना शुरू किया। वो ज्यादा बड़ा नहीं था, बस कुछ साल ही बड़ा था। वो लड़का बहुत कूल लगता था और उसके पास एक अच्छी कार भी थी, और उसके पास मेरी दोस्त पर खर्च करने के लिए पैसे भी थे। वो एक पूरा साइको निकला जो नहीं का जवाब नहीं में नहीं सुन सकता था। उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ी, क्योंकि वो बार बार आता रहता था। कभी उस पर चिल्लाता था तो कभी उसे वापस आने के लिए भीख मांगता था। लेकिन नई जगह पर काम शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद वो वहां भी पहुंच गया, और इस बार वो बात नहीं करना चाहता था।
उसने उसे अपनी कार में खींचने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि यह सब बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बाद में जब मेरी दोस्त की एक पुरानी मिडिल स्कूल के दोस्त को इसके बारे में पता चला तो उसने रोते हुए मेरी दोस्त को फोन किया और कहा कि ये सब उसकी गलती थी। मेरी दोस्त के एक्स बॉयफ्रेंड ने उससे संपर्क किया था। उसने उसे एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बारे में बहुत सारी झूठी बात बताई और फिर उसे बेवकूफ बनाकर एले की नई काम करने की जगह के बारे में पता लगा लिया था। ये बिहेवियर क्रूर, धोखे वाला और चालाकी भरा था। इसी वजह से उसे उससे ब्रेकअप भी करना पड़ा था। इसलिए जब उस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाई और मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिन्हें मैं वेरीफाई नहीं कर सकती थी, तो मैंने यही सोचा कि बेहतर होगा कि मैं सेफ रहूं। सिर्फ एली के अनुभव की वजह से मैंने उसे झूठ नहीं बोला, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी कहानी सुनाई वो मुझे ठीक नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे उसने पहले से तैयारी की हो। अगर उसकी कहानी सच होती तो मैं जरूर उस आदमी की मदद करती, लेकिन सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। जब मैं मोटेल वापस आई तो मैं सीधे अपने बगल वाले कमरे के दरवाजा पर गई और फिर कुछ पल हिचकिचाई। फिर आखिरकार दरवाजा खटखटाया। मैंने देखा कि मेरे दाईं ओर पर्दे हिले और फिर अचानक छोटी मिस रूड की आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए? वो गुस्से में या पागल नहीं लग रही थी, बस दरवाजा नॉक करने की वजह से वो थोड़ी नाराज थी, लेकिन वैसी तो नहीं लग रही थी जैसा उसके पति ने बताया था। जब मैंने उससे कहा कि मुझे उससे कुछ पूछना है और ये आमने सामने पूछना बेहतर होगा, तो वो दरवाजे पर आई और दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर अंधेरे से मेरी तरफ देखा। फिर उसने मुझसे बहुत धीमी आवाज में पूछा कि मैं उसके दरवाजे पर क्यों आई हूं। मुझे शुरू में समझ नहीं आया कि मैं क्या और कैसे कहूं। मैंने उसे एक सवाल पूछा, मैम, क्या आपके माता पिता का हाल ही में निधन हुआ है? अब उसने अपना चेहरा अजीब सा बनाया और मुझे बताया कि नहीं, उसके पिता की कई साल पहले मौत हो गई थी और उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। इन हालात में ये कहना अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अब संतुष्टि मिल गई थी कि उस आदमी के पूछने पर मैंने जानकारी ना बताकर सही किया था। मैं पागल नहीं थी और मेरा शक बिल्कुल सही था। उस महिला के चेहरे पर अभी भी उलझन थी। मैंने उसे जल्दी से उस आदमी के बारे में बताया जिससे मैं उस चिकन वाली जगह की पार्किंग में मिली थी और बताया कि कैसे उसने मुझे उसकी एक तस्वीर दिखाई थी। जैसे ही मैंने ये कहा उसका चेहरा उतर गया और पीला पड़ गया, लेकिन सिर्फ सदमे या एहसास से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे बताया हो कि मरे हुए लोग अपनी कब्रों से बाहर आ रहे हैं। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने मुझसे कहा कि क्या तुम अंदर आ सकते हो? मेरे अंदर जाने के बाद उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और सबसे पहले उसने मुझे थैंक्स कहा। मैंने उस महिला के व्यवहार में पूरा बदलाव देखा। वो पहले तो रूखी और असामाजिक लग रही थी, लेकिन जब उसने बताया कि वो हाल ही में अपने जालिम पति से बचकर भागी है तो वो बेचारी और कमजोर लगने लगी। ये सिर्फ झगड़े या गुस्से की बात नहीं थी, बल्कि सालों से लगातार हो रही हिंसा की बात थी। फिर जब उसे डर लगा कि वो उसे पीट पीट कर मार डालेगा और अब उसके जाने का समय आ गया है। जब वो काम पर था तो वो सिर्फ कपड़ों का एक बैग, कुछ पैसे और अपनी कार लेकर चुपके से निकल गई। उसके साथ हुए सारे जुल्मों के बारे में सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने उस औरत को बताया कि मैंने उसके पति से झूठ बोला था कि मैंने उसे नहीं देखा है, तो वो इतनी राहत महसूस कर रही थी कि मुझे लगा कि वो रो पड़ेगी। मैंने उसे उसका सेल नंबर लेने के बारे में भी बताया और मजाक में कहा कि उसे गलत जगह बताकर गुमराह भी कर सकती हूँ। अब ये पहली बार था जब मैंने उसे सच में मुस्कुराते हुए देखा और वो धीरे से हंसी। वो मुझे उसके साथ शामिल ना होने के लिए लट किया। फिर उसने मुझे 1 दर्जन बार और थैंक यू कहा। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैं सोने की तैयारी करने लगी। मैं अच्छा महसूस करते हुए सो गई, जैसे मैंने एक पीटती हुई पत्नी को उसके जालिम पति से बचाने में सच में मदद की हो। लेकिन कुछ घंटे बाद मुझे एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मैं डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ी, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग नींद में था। मैंने शुरू में सोचा कि मैंने जो सुना वो बाहर हाईवे पर कार एक्सीडेंट होगा। मैं खिड़की तक भी नहीं पहुंची थी कि मुझे एक और धमाके की आवाज़ सुनाई दी और वो बगल वाले कमरे से आ रही थी, उसी कमरे से जिसमें छोटी मिस रूड रहती थी, या जैसा कि उसे कहा जाना चाहिए, भागी हुई पत्नी। मैंने कपड़े पहने और स्पीकर पर 911 डायल किया, उन्हें बताया कि क्या हो रहा है। फिर दरवाजे से बाहर पार्किंग लॉट की ओर भागी। मैंने अभी तक उसके पति को नहीं देखा था, लेकिन मुझे देखने की जरूरत भी नहीं थी। मुझे पता था कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है जो उन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो जो उसने चिल्लाकर कही थी, और सिर्फ वही आदमी उस तरह से जवाब दे सकता है। कपड़े पहनने के बाद मैं पार्किंग लॉट में भागी और ठीक उसी समय मैंने चिकन वाली जगह के पार्किंग लॉट वाले आदमी को देखा। उसने उसे वहां से पकड़ा हुआ था
और वो अपनी भागी हुई पत्नी को एक पिकअप ट्रक की ओर घसीट रहा था। वो अपने पैरों पर नहीं थी, वो बेहोश थी। उसके पैर जमीन से रगड़ रहे थे और उसे उस फटी गुड़िया जैसी हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चिल्लाने लगी और उसे छोड़ने के लिए कहने लगी। मैं लोगों से उसकी मदद करने के लिए कहने लगी। मोटेल के कुछ और मेहमान अपने कमरों से बाहर आ गए। उनमें से एक बड़ा आदमी सीधे उनकी तरफ दौड़ा और उसे छोड़ने के लिए चिल्लाया। सड़क से थोड़ा आगे और एक आदमी भी उसमें शामिल हो गया। उस औरत के पति ने उनमें से एक आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन उस अफरा तफरी में एक तीसरा आदमी साइड से आया और औरत के पति को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उसके बाद शायद उसकी आंखें खुल गई कि वो कितने लोगों से घिरा हुआ है और अपनी ट्रक की तरफ भागा। वो उस जगह से तेजी से निकला और हाईवे पर तेजी से चला गया। किसी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। एक और मेहमान एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन कर रहा था। वो औरत अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरा सूजा हुआ था। मैं सोचने लगी कि उसके पति ने उसे कैसे ढूंढा होगा और मुझे अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने मुझे उसकी फोटो दिखाई तो उसने जरूर देख लिया होगा कि मैंने उसे पहचान लिया है, या शायद उसे झूठ की बू आई होगी। फिर वो मेरा पीछा करते हुए मोटेल तक आया होगा और उसने मुझे दूर से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए देख लिया होगा। मैंने ही उसके लिए सब आसान कर दिया था। मुझे लगा कि मैं उस औरत की मदद कर रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से उसे एक बहुत बुरे हादसे का शिकार होना पड़ा। तब तक पुलिस भी औरत की मदद के लिए आ गई। फिर कुछ ही देर बाद ईएमटी वाले आए और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले गए। तब तक वो औरत जाग चुकी थी, लेकिन जाहिर है उसकी हालत ठीक नहीं थी और मैं उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरी एक गलती की वजह से उसका हिंसक पति सीधा उसके पास पहुंच गया था। सालों तक मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि इस सब के हादसे में मेरी कोई गलती नहीं थी। पुलिस और ईएमटी वालों के जाने के बाद सब कुछ फिर से बिल्कुल शांत हो गया और मैं वापस बिस्तर पर गई और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। सुबह मैंने अपना बैग पैक किया और मैंने चेकआउट किया। ऐसा करते समय मैंने मैनेजर से भी बड़ी मुश्किल से नजरें मिलाई। मैंने उस औरत के बारे में कुछ नहीं पूछा और मैं बस अपनी कार में बैठी और चली गई। Like and subscribe the channel Creepy Corn.